सवाल है क्रांति क्या है, कौन बताएगा? शांति का दूसरा नाम या दूसरा रूप? इतना समझ में आ गया? क्रांति क्या है? शांति का दूसरा रूप या व्यवस्था में परिवर्तन। उदाहरण के लिए अगर गर्मी ज़्यादा है और पंखे लग जाएं तब क्या होगा? व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, पढ़ने लिखने में मन लगेगा। इतना समझ में आ गया? हाँ? तो ऐसे ही फ्रांस एक देश था, वहाँ भी क्रांति हुई। कहा जाता है कि 1774 में बूर्बो राजवंश का एक राजा हुआ, लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। तो जब वो राजगद्दी पे बैठा उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 16 जी नहीं, 20 वर्ष। कितनी? 20 वर्ष। अच्छा, राजगद्दी पर बैठने के बाद उसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की महारानी से या राजकुमारी से। उनका नाम क्या था? मेरी एंटोनेट। ठीक है। तो जब ये 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, उसमें फ्रांस का राजकोष पूरा खाली होता है और फ्रांस कर्ज में डूबा होता है। और कर्ज में डूबे होने के कारण क्या होता है कि फ्रांस अपने आप को बनाए रखने के लिए, ठीक है, देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए और कर्ज ले लेता है। तो जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं वो 10% ब्याज मांगना शुरू कर देते हैं कि भैया 10% ब्याज दे दो। और जो महारानी जी होती हैं बहुत फिजूल खर्च करने वाली होती हैं। जनता आती है तो उससे कहती हैं कि अरे भाई रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ, पानी नहीं है तो जूस पी लो, ठीक है, या दूध पी लो। उनको ये भी नहीं पता होता कि पानी क्या है और रोटी क्या है। ठीक है। तो भोग विलास वाला जीवन जीती हैं वो महारानी जी। और उस समय फ्रांस के ऊपर 10 अरब लीब्रे का कर्ज होता है। फ्रांस 13 उपनिवेश को आज़ाद कराने में अमेरिका की सहायता करता है, तो युद्ध में भी ज़्यादा खर्चा होता है। और इसके साथ ही फ्रांस में सेना के ऊपर, सरकारी अस्पताल के ऊपर और ये विश्वविद्यालय के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, राज दरबार के ऊपर, ठीक है, ऐसे जितनी भी संस्थाएं होती हैं सब पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लुई 16वें को खर्च करना पड़ता है। और लुई 16वां क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेता है। इतना कर्ज ले लेता है कि डूब जाता है। और उसी समय क्या होता है, अकाल पड़ता है तो अपने राजकोष को भरने के लिए किसानों के ऊपर खूब अत्याचार करता है, उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूलना शुरू कर देता है, लोगों को बास्तील के जेल में बंद करना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है कि 14 जुलाई 1789 को एक तीसरा वर्ग होता है। कहने का मतलब उस समय फ्रांस में 3 वर्ग होते हैं, यानी समाज की व्यवस्था 3 भागों में बटी होती है। पहला होता है पादरी वर्ग, दूसरा होता है कुलीन वर्ग, और इन दोनों को छोड़ के बाकी सब तीसरे वर्ग में आ जाते हैं। पादरी वर्ग भी कर नहीं देता, कुलीन वर्ग भी कर नहीं देता। पादरी वर्ग धार्मिक कर लेता, कौन सा? टाइद। और एक टाइल नामक जो कर होता है वो सीधे राज्य सरकार ले लेती है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती है फ्रांस में। और जो भी राजा के खिलाफ जाता है, राजा क्या करता है, लुई 16वां बंद करवा देता है। कहाँ? जेल में। नाम क्या है उस जेल का? बास्तील। तो 14 जुलाई 1789 को जनता क्या करती है फ्रांस की, कहती कि अब भैया बहुत हो गया, अब जेल में नहीं जाना, और जेल में जितने भी लोग हैं अब हम उनको क्या करेंगे, छुड़ा देंगे, और हमला कर देती है। बस तभी से 14 जुलाई 1789 से बास्तील के किले को तोड़ने के साथ ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद एक और हीरो आ जाता है फ्रांस की क्रांति में, नेपोलियन बोनापार्ट। वो पूरा विश्व को जीतना चाहता है, बहुत महान व्यक्ति होता है। लेकिन वो भी वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 को हार जाता है। और जैसे हारता है, ठीक है, वैसे ही
फ्रांस की क्रांति की समाप्ति हो जाती है। तो ये कुछ घटनाएं होती हैं। और आज हमको जानना था कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला क्या था? पादरी वर्ग था। इसको प्रथम स्टेट बोला जाता था। ये लोग टैक्स नहीं देते थे, टैक्स ना दे करके ये लोग टैक्स को वसूलते थे। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, इसको द्वितीय स्टेट कहा जाता, ये भी टैक्स नहीं देते। तीसरा वर्ग क्या था? इन दोनों को छोड़ के जितने भी लोग थे वो तीसरे वर्ग में शामिल थे। पादरी वर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये धार्मिक कर वसूलते थे। कृषि उपज का 1/10वां हिस्सा, यानी कि अगर 10 किलो गेहूँ हो गया तो 1 किलो गेहूँ किसका हो गया? पादरी साहब का हो गया। केवल पूजा करना और मौज मस्ती करना, ठीक है। जो धार्मिक कर होता था उसका नाम क्या था, बता पाओगे? टाइद। धार्मिक कर का नाम टाइद था। अच्छा, पादरी लोगों की अपनी सरकार और सरकारी कर्मचारी होते थे, मौज मस्ती करते थे, बढ़िया जीवन जीते थे, ये कर नहीं देते थे। जो दूसरा वर्ग आता है वो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। तो जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये धनी और कुलीन वर्ग इसमें शामिल थे। ये भी कर नहीं देते थे, ठीक है, ये भी कर वसूलते थे और इनको सामंती अधिकार प्राप्त था। इसका मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे किसानों से ये लोग कर वसूलते थे, ज़बरदस्ती मान के चलिए, और जनता इनको उपहार भी देती थी। तीसरा वर्ग क्या है? जो सबसे कमज़ोर वर्ग है और फ्रांस के समाज में सबसे ज़्यादा मेहनत करता था। कौन? तीसरा वर्ग। और यह भी कहता था कि ये दोनों वर्ग फ्रांस के विकास में बाधक हैं। ये दोनों वर्ग विकास में बाधक इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों काम नहीं करते, केवल और केवल टैक्स वसूलते हैं, ठीक है, और मौज मस्ती का जीवन जीते हैं। तो तीसरे वर्ग में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि होते थे, ठीक। और तीसरे वर्ग वाले 2 प्रकार के कर देते थे। पहला था चर्च को कर दिया जाता था, उसको टाइद कहा जाता था, यह धार्मिक होता था। और तीसरा जो था, तीसरा नहीं, दूसरा जो कर था वो था टाइल। टाइल्स ना समझ लेना चिपकाने वाला दीवार में, ठीक है, टाइल। ये जो कर था ये राज्य को सीधे देना होता था। तो कुल मिला के इन सभी अव्यवस्थाओं के कारण ही फ्रांस की क्रांति हो जाती है। और फ्रांस की क्रांति कब होती है? 14 जुलाई 1780। किस घटना के साथ? बास्तील के किले को तोड़ने के साथ शुरू होती। क्यों? क्योंकि बास्तील का किला निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। उसमें ज़बरदस्ती लोगों को ठूस दिया जाता था अगर जो भी राजा के खिलाफ बोलता था। और फ्रांस की क्रांति की समाप्त कब होती है? जी नहीं, 18 जून 1815 को नेपोलियन के हारने के बाद। कहाँ हारता है नेपोलियन? वाटरलू के मैदान में हारता है। चलिए कुछ सवाल नोट कीजिए।